अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे जी पीपीएससी साइकोलॉजी पास पेपर 2020। पहले दो पार्ट्स भी हमने देखे, उनमें 20 क्वेश्चंस देखेंगे, 20 ही इसमें देखेंगे। पिछले पार्ट्स में भी जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, हर क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स थे और उसको उनको एक्सप्लेन भी किया था, तो इस पार्ट में भी हम इसी तरह से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 41 राइट्स फॉर वुमेन इज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका जो आंसर है ये जो हमारे पास ऑप्शन ए है, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, 8 मार्च 1975। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 पार्ट ऑफ एडिटोरियल राइटिंग स्पेरिंगली इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? एडिटोरियल राइटिंग का एक पार्ट होता है जिसको स्पेरिंगली कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कहते हैं एब्रीविएशन होती है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना। बेसिकली स्पेलिंग का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना या थोड़ा करके लिखना, तो इसको एब्रीविएशंस बोलेंगे। ठीक है जी, स्पेलिंगली का मतलब होता है थोड़ा करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना, तो वो एब्रीविएशंस में ही लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। 43 है हमारे पास क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबिया आर लर्न थ्रू। जो फोबियाज होंगे वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ही लर्न होते हैं, याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ही फोबियाज लर्न होते हैं। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर कनेक्ट बाई, जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो कनेक्ट होते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? वो कॉर्पस कैलोजम के थ्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आधा नाम लिखा हुआ है तो ये ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन ए है, कॉर्पस कैलोजम। अब इनको देख लेते हैं हम, इनके कॉन्सेप्ट्स को। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है जी? इज अ लार्ज वाइट मैटर ट्रैक्ट दैट कनेक्ट्स द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन। इट इज एन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये वो वाला पार्ट होता है जो दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करवाता है। इट अलाउज अस टू परसीव डेप्थ एंड इन, ये हमें डेप्थ परसीव करने में हेल्प करता है, जो कॉर्पस कैलोजम होता है। एंड इनेबल्स द टू साइड्स ऑफ आवर ब्रेन टू कम्युनिकेट, और जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं उनके दरम्यान में कम्युनिकेशन की का रोल भी प्ले करता है। ये इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद है मिड ब्रेन, आल्सो कॉल्ड मीजनसेफ्लोन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम मीजनसेफ्लोन भी है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ टेक्टम एंड टैगमेंटम, जो कि कंपोज होता है किसी टेक्टम और टैगमेंटम से। द मिड ब्रेन सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन मोटर मूवमेंट, मोटर मूवमेंट में अपना रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली मूवमेंट्स ऑफ आई, खासतौर पर आंखों की मूवमेंट, ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। एंड इज ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग, और ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। इसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, इसके जो फंक्शंस हैं उनको याद करने के लिए। एम एम से मिड ब्रेन होगा, ठीक है जी, और एम से मोटर मूवमेंट होगा, ई से क्या होगा हमारे पास आई मूवमेंट, ए से क्या होगा ऑडिटरी, और वी से क्या होगा विजुअल प्रोसेसिंग। ठीक है जी, इस तरह से इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अदरवाइज ये जो होता है ना हमारे पास बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर या ऑटोनॉमी ऑफ ब्रेन, ऑटोनॉमी ऑफ बॉडी, तो ये बहुत आपस में ना आपस में कंफ्यूज करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसको आप इस तरह से याद कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म बना के, इनके एब्रीविएशन बना के। ठीक है, एम एम ई भी याद करेंगे, एम से मिड ब्रेन, और एम से मोटर मूवमेंट, ई से आई मूवमेंट, ए से ऑडिटरी और वी से विजुअल। एम एम ई भी याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद फोर ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेंसेफ्लॉन, फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, थिंकिंग, परसीविंग, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में अपना बड़ा रोल प्ले करता है। ये देखो एक सोच भी रहा है, परसीव भी कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, और उसके साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर रहा है लैंग्वेज को। एंड कंट्रोलिंग मोटर फंक्शनिंग, मोटर फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। द टू मेजर डिविजन ऑफ फोर ब्रेन आर द डायनसेफ्लोन एंड टैलेंसेफ्लोन। आगे फोर ब्रेन की भी दो डिविजन होती हैं, डायनसेफ्लोन और टैलेंसेफ्लोन। इसको भी याद रखिएगा, इस तरह भी पूछा जा सकता है। अब इसकी भी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई, एफ टी सिंपल, एफ टी सिंपल। एफ से फोर ब्रेन, फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा ही इसका होगा जो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एफ फोर ब्रेन। ठीक है जी, उसके बाद है टी से थिंकिंग, सही है। एस से क्या है? एस से क्या था हमारे पास? एस से सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, एस से सेंसरी, आई से इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन। एम से मोटर मूवमेंट, ठीक है जी, मोटर फंक्शन, और पी से परसीविंग, प्रोड्यूसिंग, ठीक है जी, एल से लैंग्वेज। इस तरह से इसको याद रखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब सेंसरी देखिए, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोई भी 5 सेंसेस होती है ना,
तो वो वाली इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करता है। तो आपने याद रखना है कि जब सेंसरी या सेंसेस की बात आएगी तो पांचों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी याद रखिएगा कि वर्ड के पीछे कौन सी चीजें छुपी हुई हैं, तो इस तरह भी इसको याद रखिएगा। अब लैंग्वेज का देखिए कितनी चीजें यहाँ बता रहा है, तो एक बोल के आपको बता सकता है, पूछ सकता है कि फोरब्रेन में करता है या नहीं, और मोटर फंक्शनिंग मूवमेंट की बात कर सकता है, यहाँ पर मोटर की बात कर सकता है, ठीक है जी। तो इसको इस तरह से भी याद रखिएगा। लैंग्वेज की बात कर सकता है। तो एक वर्ड के पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी होती है, जैसे आगे भी हम इसको देखेंगे, आगे वाले हैंड ब्रेन में देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रोम्बेनसेफ्लोन, इसका दूसरा नाम रोम्बेनसेफ्लोन है। कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू सर्वाइवल, ये वो फंक्शंस करता है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी रिदम, यानी कि सांस के रिदम को ये इसमें रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट होता है ना हमारे जीने के लिए, सर्वाइवल की। मोटर एक्टिविटी में भी ये रोल प्ले करता है, स्लीप एंड वेकफुलनेस में भी अपना रोल प्ले करता है। इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर डेवलपमेंटल डिवीजन ऑफ द ब्रेन, द अदर 2 आर द मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी कि ये 3 डिवीजन होती है ब्रेन की, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन, तो उनमें से एक है ये। अब यहाँ पर इसके जो फंक्शंस हैं उसकी भी मैंने एक बनाई है शॉर्ट फॉर्म HRMWS, आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, HRMWS से भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास H से हैंड ब्रेन, R से रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है जी, और M से क्या है, मोटर मूवमेंट, सही है, और W से वेकफुलनेस, और S से स्लीप। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, इसमें हाइंड ब्रेन में बहुत दफ़ा वो पूछ लेता है कि कॉन्शियसनेस के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉन्शियसनेस में देखें, अगर वो स्लीप में चला जाएगा तो वो भी कॉन्शियसनेस को ही डिफाइन कर रहा है, और अगर जागेगा तो वो भी कॉन्शियसनेस को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड फंक्शंस किसके अंदर होते हैं, वो हैंड ब्रेन के अंदर होते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि एक वर्ड के पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी हैं, वो आपने इस तरह से इसको समझ लेना है कि स्लीप और वेकफुलनेस को वो कॉन्शियसनेस भी कह सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार हमने तो कॉन्शियसनेस पढ़ा ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप इन चीज़ों को याद करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको आंसर देने में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 45, टाग फोबिया इज डेवलप्ड बाय, जो फोबियाज मैंने पहले बता दिया क्लासिकल कंडीशनिंग से होते हैं, ठीक है जी। डॉग फोबिया ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग से होगा, सही है, डॉग फोबिया डेवलप्ड बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग देख लेते हैं क्या है। इज गिवन बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट आइवन पेवलोव इन 1902, 1902 में ये कंडीशनिंग दी थी, किसने, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे आइवन पेवलोव। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग, ये अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग होती है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक या अनकॉन्शियस लर्निंग कौन सी है, तो आप बोलेंगे कॉन्शियस क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। दिस लर्निंग प्रोसेस क्रिएट्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, ये क्या करती है, कंडीशनड रिस्पॉन्स देती है, यानी कि किसी चीज़ के बदले में रिस्पॉन्स देती है, थ्रो एसोसिएशन बिटवीन एन अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अ न्यूट्रल स्टिमुलस। ये एसोसिएशन होती है दो स्टिमुलस के दरमियान, ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, इसको इस तरह से समझ लीजिएगा। ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं इस क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, कि एसोसिएशन किसके अंदर होती है, कितने स्टिमुलस के दरमियान होती है, कौन कौन से स्टिमुलस के दरमियान होती है, एक अनकंडीशनल और एक न्यूट्रल के दरमियान में, ठीक है जी। और ये अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, ऑटोमेटिक लर्निंग होती है। कब दी थी, 1902 में। और इसके बाद JB वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक बच्चे पर, जो 1920 में किया था। उसने बच्चे को डराया था चूहों से, ठीक है जी, शोर पैदा करके, यानी कि एसोसिएशन करके। तो इसको इस तरह भी याद रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एंड एनिमल्स लर्न टू बिहेव इन सच अ वे एज टू ऑब्टेन रिवार्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। जिसमें रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आएगी, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी। यहाँ पर लर्निंग करवाई जाती है रिवार्ड के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू और रीइंफोर्समेंट के थ्रू, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर एक इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी है, हमने देखा, वो भी देख लेते हैं। BF स्किनर इन 1908 डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने 1948 में दी थी। इट इज अ लर्निंग मेथड इन विच अ स्पेसिफिक बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज के साथ इसको एसोसिएट कर दिया जाता है और फिर रिवार्ड या पनिशमेंट दी जाती है। दस दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग लिंक्स द टेकिंग ऑफ सर्टेन वॉलंटरी एक्शंस, इसमें वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, खुद कर रहा होता है बंदा, ठीक है।
इसमें वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, और जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें इनवॉलंटरी होते हैं। रिसीविंग आइदर अ रिवॉर्ड आर पनिशमेंट, जिसमें रिवार्ड और पनिशमेंट रिसीव करता है। ऑफन टू स्ट्रेंथन और वीकन वॉलंटरी बिहेवियर्स, जिसमें बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है या वीकन किया जाता है, या मजबूत किया जाता है या कमजोर किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस फोकस मोर सो ऑन इनवॉलंटरी बिहेवियर, इसमें वॉलंटरी था, ऑपरेंट में यहाँ पर इनवॉलंटरी होगा। यूजिंग एसोसिएशन विद न्यूट्रल एंड स्टिमुलस टू इवोक अ स्पेसिफिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, एसोसिएशन क्रिएट की जाती है न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, क्या करवाने के लिए, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करवाने के लिए। ठीक है जी। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या है, आपका सांस, आपका पसीना, आपका आई मूवमेंट, आपका वो क्या कहते हैं जो लुआब होता है, उसको नाम क्या होता है, मेरे जहन में से निकल गया, जब खाने के वक्त हमारे मुंह में पैदा होता है। ठीक है जी। अब मेरे नाम जहन से निकल गया, वो याद है तो मैं बताता हूँ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग अनदर इंडिविजुअल, किसी चीज़ को देखकर लर्निंग कर लेना, सीख लेना, उसको उस तरह से कॉपी करना, इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। ये एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, ये 60s और 70s के दरमियान में दी थी कहीं पर। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर एक और चीज़ थी, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स है कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, इसमें स्टिमुलस पहले दिया जाता है फिर रिस्पॉन्स आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स आएगा फिर स्टिमुलस मिलेगा, इसको इस तरह से भी याद रखिएगा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें स्टिमुलस पहले दिया जाएगा फिर रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जांपल खाना दिया जाएगा तो फिर आपके मुंह में वो लुआब पैदा होगा, यानी कि वो मेरे जहन से नाम निकल गया है, जिसको कहते हैं लुआब, खाने के वक्त जो पैदा होता है। ठीक है जी। उसके बाद रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, यहाँ पर क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स करेगा तो इसको इनाम मिलेगा, जैसे कि रिवार्ड की बात होती है, रिवार्ड किसी काम करने के बाद ही मिलता है ना, तो यहाँ पर पहले रिस्पॉन्स देगा फिर उसको स्टिमुलस मिलेगा, तो इसको इस तरह से भी याद रखें। हाँ जी, मुझे नाम याद आ गया, उसको सलाइवा कहते हैं। हाँ जी, सलाइवा प्रोड्यूस होता था इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, जब आइवन पेवलोव ने डॉग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो सलाइवा क्रिएट होता था आपका, जो क्या कहते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। आगे बढ़ते हैं जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग के हवाले से, बिहेवियरिज्म में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 47, फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड, जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश की गई थी 1890 में, 1890 के अंदर, ये किसने पब्लिश की थी, विलियम जेम्स ने, याद रखिएगा। द टर्म थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज क्रेडिटेड, जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो किसको क्रेडिट उसका जाता है, तो रेबिका वाल्कर है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और वुमेन साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा, रेबिका वाल्कर को जाता है इसका क्रेडिट। 49, फर्स्ट प्रैक्टिशनर इन मेंटल इलनेस इज, जो पहले मेंटल इलनेस के प्रैक्टिशनर थे वो सिगमंड फ्राइड थे, याद रखिएगा। इन्होंने अनकॉन्शियस पे काम किया था, इन्होंने मेंटल इलनेस पे काम किया था सबसे पहले। द ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज एफिशिएंट एंड लेस कॉस्टली इज, जो ट्रीटमेंट होता है लेस कॉस्टली ट्रीटमेंट होगा या प्रोसेस होगा, इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा, वो होगा इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट ये सबसे इजी और लेस कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को नई पोस्ट के लिए हायर करना है, किसी हायर पोस्ट के लिए, तो वो क्या करेंगे, इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होगी, जो उनके पास बंदे काम कर रहे हैं उन्हीं में से देख लेंगे कि कौन सा उस पोस्ट के काबिल है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बड़ा आसान होता है, एफिशिएंट होता है और लेस कॉस्टली भी होता है, क्योंकि वो अपना बंदा होता है, उस पर खर्चा भी नहीं करना पड़ता, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 51, बाइनरी सिनोनिम इज, बाइनरी का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है। बाइनरी का मतलब होता है दो या डबल, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है, ये वाला इसका सही होगा। ठीक है जी, ड्यूल या डबल। स्ट्रक्चरलिज्म इज गिवन बाय, स्ट्रक्चरलिज्म जो कि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो दिया था विलियम वुंट ने। ठीक है जी, यहाँ पर इसको एक और तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, चूंकि जो स्ट्रक्चरलिज्म है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वो विलियम वुंट ने दिया था, जो फंक्शनलिज्म है सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वो विलियम जेम्स ने दिया था। अब इसको हम क्लियर करते हैं किस तरह से, इसको हमने याद रखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाती है, बाद दफ़ा भूल जाता है कि विलियम जेम्स ने कौन सा दिया था और विलियम वुड ने कौन सा दिया था। तो इसका मैंने एक जुगाड़ लगाया था, जिसकी वजह से जिस तरह से मैंने इसको याद किया आज तक नहीं मुझे भूला, पहले मैं कन्फ्यूज़ हो जाता है इसको लेके ना। हमारे पास है दो, एक विलियम वुंट है, एक विलियम जेम्स है। ठीक है जी, हम वुंट और चूंकि पहला नाम दोनों का सेम है, विलियम और विलियम मिलता जुलता नाम है, तो इसको नहीं हम आगे वाले देखेंगे। एक है हमारे पास वुंट यानी कि विलियम वुंट और दूसरा है जेम्स, विलियम जेम्स, तो इसको याद करेंगे। हमारे पास जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है जी, उसको नंबर 1 दे दिया। जो दूसरा है वो है फंक्शनलिज्म, उसको हमने नंबर 2 दे दिया।
पहला विलियम वुड ने दिया है, दूसरा विलियम जेम्स ने दिया है। अब इनको याद कैसे रखना है? अब देखें हमारे पास जो ABC अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जो W है ये वो बाद में आता है, जो J है वो पहले आता है। J यानी कि स्टार्ट में आ जाता है, W लास्ट में जाके आता है। इट मीन्स के J पहले आता है, W बाद में आता है। इस चीज को याद रखना। अब जो पहला हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म, वो दिया है विलियम वुड ने, यानी कि पहले आने वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हम बाद में आने वाले के साथ अटैच करेंगे। बाद में कौन सा अल्फाबेट आता है? वो आता है W। तो ये किसके साथ हम अटैच करेंगे, रिलेट करेंगे? ये करेंगे हम पहले के साथ, यानी कि पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है ये बाद वाले के साथ। और जो बाद वाला स्कूल ऑफ थॉट है वो किसके साथ करेंगे? पहले वाले के साथ, यानी कि उल्ट कर देंगे। जो पहले आता है अल्फाबेट J उसको बाद वाले के साथ, जो बाद में आता है अल्फाबेट W उसको पहले वाले के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आप याद कर ले कि जो पहला स्कूल ऑफ थॉट दिया है वो बाद वाले ने दिया है, विलियम वुड ने दिया है। यानी कि विलियम वुड, उसमें वुड बाद में आता है ABC के अंदर W, तो वो उसने क्या दिया? पहले वाला। बाद वाले ने पहले वाला, या पहले वाले को बाद वाले में ने दिया है, जो बाद वाले को पहले वाले ने दिया है। इसको इस तरह से याद रखें। मैंने इस तरह से याद रखा हुआ, मुझे तो कभी नहीं भूला। आप लोगों को अगर ये समझ आ गई है तो इसको याद रखें, कभी नहीं भूलेगा आपको। अगर समझ आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। 53 मेमोरी प्रोसेस कैटेगराइजेशन इज, मेमोरी जो का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है? तो जो हमारे पास ए है ना ऑप्शन, इनकोडिंग होती है पहले, सबसे पहले करनी होती है, फिर स्टोरेज, फिर उसके बाद रिट्रीवल करते हैं हम अपने हिसाब से जब जरूरत होती है। उसके बाद है जी 5.3% कन्वर्ट इनटू डेसिमल। इसको जब डेसिमल में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। 5.3 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब रेशो लगी हो, परसेंटेज लगी हो, तो उसको 100 पे डिवाइड करते होते हैं। ठीक है जी, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.053। ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है जी, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब परसेंटेज लगी तो 100 पे डिवाइड करते होते हैं। इस तरह तुक्का लगा लें, मतलब रटा लगा लें। 0.053 ये वाला आंसर है इसका दूसरा। आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। ठीक है जी, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स हाइपरटेंशन। इसका एंग्जाइटी भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकता है, लेकिन एंग्जाइटी के बाद हाइपरटेंशन की तरफ बंदा चला जाता है तो हम हाइपरटेंशन ही लगाएंगे। एंग्जाइटी भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी, लेकिन यहाँ पर हाइपरटेंशन ही दिया गया था। दोनों ही ऑप्शन इसके वैसे तो सही हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हाइपरटेंशन मैं बोलूंगा कि हाइपरटेंशन लगा दें। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलर यूज विच टाइप ऑफ टेक्निक? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, इंट्रोस्पेक्शन, ड्रीम एनालिसिस, कैथारसिस। क्लाइंट सेंटर थेरेपी में रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की जाती है, यानी कि क्लाइंट को बोलने दिया जाता है और बस उसकी बातें सुनी जाती हैं। ठीक है जी, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के अंदर सुन के उसकी जो थॉट है उसको चेंज करवाया जाता है। ये इन सबको भी देख लेते हैं। हम कुछ टर्म्स को देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, इट अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट द क्लाइंट इज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं। एंड फीलिंग, क्या फील कर रहा है। एंड टू रिले दिस अंडरस्टैंडिंग बैक टू द क्लाइंट, और फिर उसको ये वाली चीज़ें क्या कर देती हैं, उसको मतलब कि रिकंस्ट्रक्ट करवा के थिंकिंग और फीलिंग्स को उसकी इंप्रूव करवाई जाती हैं क्लाइंट की। इंट्रोस्पेक्शन, खुद की फीलिंग्स और थॉट्स को खुद ही ऑब्जर्व करना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। ठीक है जी। ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन को ड्रीम एनालिसिस कहते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई थी फ्राइड ने। ठीक है जी, वो कहते हैं फ्राइड्स ड्रीम एनालिसिस रिलाइज ऑन सिम्बोलिज्म, ये सिंबल्स पर रिलाई करता था, सिंबल्स को समझ के इसको इंटरप्रिटेशन करता था, यानी कि ख्वाबों को समझा जाता था इसके अंदर, उसके बाद रिजल्ट्स निकाले जाते थे। कैथारसिस, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड देयर बाई प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग आर रिप्रेस्ड इमोशंस, वो इमोशंस फीलिंग्स जो आपने अपने अंदर दबा रखी हैं उनको रिलीज कर देना, उनको किसी के साथ शेयर कर देना, वो आपका कैथारसिस कहलाता है। और जब आप वो शेयर कर देते हैं, वो जो बहुत चीज़ें आपके अंदर दबी होती हैं, जो आपको प्रॉब्लम कर रही होती हैं, जब आप उसको किसी को साथ बयान कर देते हैं तो आपकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आपके अंदर भी कोई चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको अंदर ही अंदर वो खाई जा रही हैं, तो उसको लाजमी किसी के साथ शेयर कर दें। तो जब शेयर कर देंगे तो आप रिलीफ फील करेंगे। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ऐसी बातें, तो आप फिर क्या कर सकते हैं? बेहतरीन टेक्निक है कि आप उसको कॉपी पे लिखें, डायरी पे लिखें, लिखने के बाद उसको फाड़ दें या जला दें, अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है तो। आगे बढ़ते हैं जी। 57 फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज गिवन बाय, साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक किसने दी थी? वैसे तो जो साइकोलॉजी की बुक है विलियम वुड ने लिखी थी। ठीक है जी, द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, लेकिन गूगल के ऊपर आप जाएंगे तो विलियम जेम्स का बार बार आता है कि विलियम जेम्स ने लिखी है पहली साइकोलॉजी की पहली बुक। ठीक है जी, विलियम जेम्स का नाम आता है कि साइकोलॉजी की पहली बुक इन्होंने लिखी है।
द लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ बाउल मूवमेंट इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, चिल्ड्रन के अंदर जो बाउल मूवमेंट की लैक ऑफ कंट्रोल होता है वो क्या कहलाता है? एटेक्सिया, एंकोप्रेसिस, एंकोप्रेसिस है ये इसका आंसर, एंकोप्रेसिस कहलाएगा, लैक ऑफ बाउल मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं जी 59, द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर एंड द स्कोर ऑन इंटेलिजेंस आर एग्जांपल ऑफ, ये आएगा हमारे पास इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जिसके अंदर एग्जैक्ट जीरो ना एग्जिस्ट करता हो, यानी कि बिल्कुल वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो थर्मोमीटर है उसके ऊपर कभी भी जीरो नहीं होता, जीरो भी होगा तो वहाँ पर एक और टेम्परेचर जाहिर हो जाएगा। तो वो इंटरवल स्केल वो स्केल होता है जिसके ऊपर जीरो ना हो, तो जो थर्मोमीटर होगा और इंटेलिजेंस स्केल पर होगा वो इंटरवल स्केल कहलाएगा। या जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस भी किसी की जीरो नहीं हो सकती, कम से कम भी कुछ ना कुछ तो वो होगी ना। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर थर्मोमीटर की आपको समझ ना आ रही हो तो इंटेलिजेंस को समझ लें कि किसी भी चीज़ की इंटेलिजेंस जीरो नहीं हो सकती, ठीक है जी। इंटेलिजेंस जीरो सिर्फ उसी की होगी जो मुर्दा होगा या जो बेजान चीज़ होगी, तो हम इंटेलिजेंस बेजान चीज़ों की तो मेजर करते नहीं हैं, तो इसका मतलब इंटरवल स्केल आएगा। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज द पार्ट ऑफ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज द पार्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस लगाएंगे आप। ये कार्ल जंग ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट कलेक्टिव अनकॉन्शियस, और जो है अनकॉन्शियस वो सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट था, तो इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस दिया था, तो अनकॉन्शियस का पार्ट होता है। तो ये थे जी हमारे पास नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस पार्ट 3, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और जिन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना था वो कर दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।